Class 10th, Chapter number 3, Money and Credit. Money as a medium of exchange. हर दिन होने वाली ट्रांजैक्शंस, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो या फिर कमोडिटीज, इन सभी को एक्सचेंज किया जाता है मनी से, जिसका यूज हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी तरह की नीड को पूरा करने के लिए हम मनी पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए तो एरिस्टोटल के जमाने से लेकर आज तक मनी एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अब मनी की बात कर ही रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मनी की शुरुआत हुई कैसे और मनी के आने से पहले ट्रांजैक्शंस कैसे करते होंगे। मनी की शुरुआत हुई पहले वाले सिस्टम में एक ड्रॉबैक के कारण। मनी सिस्टम से पहले एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। इस सिस्टम में लोग गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में एक पर्सन के किसी कमोडिटी को सेल करने की डिजायर एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए बायर की विशेस से, सो दैट डायरेक्ट एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। और इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जहां दो पार्टीज कमोडिटी को बाय या सेल करने के लिए एग्री करती हो। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस ड्रॉबैक की बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, जिसे हम बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर भी कह सकते हैं। इसी डबल कोइंसिडेंस वाले फीचर की नीड को एलिमिनेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया मनी को। अब क्योंकि एक्सचेंज प्रोसेस के लिए मनी इंटरमीडिएट रोल प्ले करने लगा, तो हमारे लिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। बहुत पहले जब मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया तो इसका शेप, साइज एंड मटेरियल कुछ अलग हुआ करता था। धीरे धीरे इसने आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी का रूप ले लिया, जैसे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। चेंज की ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो हमारे पास फिजिकल मनी के अलावा अदर मोड्स ऑफ पेमेंट भी है, जैसे चेक्स, कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स एटसेट्रा। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। लोग अपनी मनी को होल्ड करने के लिए एक और फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और वो है बैंक में डिपॉजिट करवाना। लोग अपने एक्स्ट्रा कैश को बैंक अकाउंट खुलवा कर बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है और बैंक में उनकी मनी सेफ भी रह पाती है। लोग अपने डिपॉजिट्स को इजीली अपनी डिमांड पर विड्रॉ भी करवा सकते हैं, और इसी को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। विदाउट द यूज ऑफ कैश भी पेमेंट्स को सेटल किया जा सकता है डायरेक्टली थ्रू चेक्स। चेक एक ऐसा पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है किसी स्पेसिफिक अमाउंट को एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में डालने के लिए। पर याद रखिएगा कि बैंक को ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अभी तक हमने समझा कि हम बैंक में मनी क्यों रखते हैं, पर बैंक को हमारे डिपॉजिट से क्या फायदा होता होगा। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म काम करता है। बैंक्स डिपॉजिट किए गए अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास एज कैश रखती है, ताकि डिपॉजिटर की डिमांड पर उसे मनी वापस दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बैंक्स टोटल की गई डिपॉजिट्स में से ओनली 15% ही अपने पास एज कैश रखती है। ऐसा करके बैंक्स डिपॉजिटर्स की डिमांड पर उन्हें पैसे वापस कर सकती है। क्योंकि सभी डिपॉजिटर्स अपनी मनी एक साथ विड्रॉ करने आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैंक्स इतने कैश में मैनेज कर पाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 85% डिपॉजिट्स कहाँ जाते होंगे। इन्हें बैंक्स यूज करती है बोरोवर्स को लोन देने के लिए। इस तरीके से डिपॉजिटर्स की मनी सेफ रहती है, बोरोवर्स को मनी मिल पाती है अपने न्यू बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, जिससे इकोनॉमी की भी एक तरह से ग्रोथ होती है। एंड लास्टली, बैंक्स के लिए ये एक इनकम का सोर्स भी बन पाती है। बैंक्स बोरोवर्स से थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड डिपॉजिटर्स को इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम इंटरेस्ट देती हैं, और यही डिफरेंस बनता है बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट या लोन, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर बोरोवर को सप्लाई करता है मनी, गुड्स और सर्विसेज को, इस वादे के साथ कि बोरोवर उसे फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, जिसे हिंदी में उधारी भी कहते हैं। क्रेडिट ऑफन बहुत सारे लोगों की नीड बन जाती है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। आपकी बुक में दो तरह के केसेस दिए गए हैं, सलीम एंड स्वप्ना का।
पहले केस में जहां सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसे क्रेडिट लेने का फायदा होता है, जबकि दूसरे केस में स्वप्ना जो कि एक रूरल लेबरर थी, उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ड्यू टू क्रॉप फेलियर, और इसकी वजह से वो डेट में फंस जाती हैं। इन दोनों केसेस से हमें समझ आता है कि क्रेडिट दो तरह के रोल प्ले करता है। पहला, अर्निंग को इंक्रीज करके पर्सन की लाइफ को और बेटर बनाने में, एंड दूसरा, बोरोवर को उस सिचुएशन में पुश कर सकता है जहां से उसकी रिकवरी बहुत पेनफुल हो। ऐसी सिचुएशंस मेनली रूरल एरियाज में देखी गई है, जहां पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, जिसमें बहुत बार क्रॉप फेलियर की वजह से किसान डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्या है ये तो हमें समझ आ गया, पर क्या डिमांड करने पर किसी को भी क्रेडिट मिल सकता है? ऑफ कोर्स यस, बस क्रेडिट की 4 टर्म्स का ध्यान रखना होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद इनफॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दोनों अवेलेबल हैं। इवन इनफॉर्मल सेक्टर को तो डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, एंड यही रीजन है कि रूरल पीपल एंड अर्बन पुअर हाउस होल्ड ऑफन इनफॉर्मल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेना कन्वीनियंट समझते हैं। अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ आई है तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। जब हम लोन मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से लेते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर लोन का पार्ट है, तो उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अगर इन्हीं लोन्स को फॉर्मल सेक्टर, जिनके अंदर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं, उनसे लिया जाए तो ऐसे सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट माना जाता है। अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है? ये ऐसे लोगों का एसोसिएशन है जो एंटरप्राइज को जॉइंटली ओन एंड मैनेज करते हैं ताकि अपनी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स को पूरा कर सके। इंडिया में कोऑपरेटिव्स का बेस्ट एंड नोन एग्जाम्पल है अमूल। अब बात करते हैं इन दोनों सेक्टर्स के बीच डिफरेंसेस की। फॉर्मल सेक्टर्स में आने वाले बैंक्स को सुपरवाइज किया जाता है कंट्री की एपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स को उनके कैश बैलेंस को मेंटेन रखने में। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि लोन्स की फैसिलिटी ओनली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस या ट्रेडर्स को ना जाए, बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स को भी दी जाए। मोर ओवर, सभी कॉमर्शियल बैंक्स को पीरियोडिकली आरबीआई तक इंफॉर्मेशन सबमिट करवानी होती है, जैसे बैंक्स ने कितना मनी लेंड किया, किसे किया एंड कितने इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड किया। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो ये सब सुपरवाइज कर सके। इनफॉर्मल सेक्टर में कितने भी इंटरेस्ट रेट में लोन दिया जा सकता है। इस सेक्टर में आने वाले लैंडर्स को अक्सर मनी वापस लेने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज करने से भी कोई रोक नहीं पाता। ज्यादातर इनफॉर्मल सोर्सेज हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली 47% लोग इनफॉर्मल सोर्सेज को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि आज भी कई रूरल एरियाज में बैंक्स नहीं है। एडिशनली बैंक से लोन लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल प्रोवाइड करना जरूरी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेटा कुछ इस तरह है। नाउ यहाँ हमें 3 मेन पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत जरूरी है, जिसे हम अचीव कर सकते हैं पुअर हाउस होल्ड्स के लिए कुछ फेवरेबल इनिशिएटिव लेकर। इसे इनिशिएट किया जा सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम्स इंप्लीमेंट करके। सेकंड, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स के लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में मनी लेंड करना इंक्रीज करे एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की डिपेंडेंस को रिड्यूस करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर्मल सेक्टर लोन्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि सभी लोग लोन्स रिसीव कर पाए, वो भी जो पुअर हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर,
जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी रूरल एरियाज के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट तक एक्सेस करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फॉर्मल सोर्सेज, और इसीलिए कई लोगों ने रूरल एरियाज में मिलकर SHGs फॉर्म करने का डिसीजन लिया। SHG स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके थ्रू रूरल एरियाज के लोगों को एक नया ऑल्टरनेटिव मिल गया है पुअर लोगों तक लोन्स की फैसिलिटी पहुंचाने का। एक SHG में टिपिकली 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स अपने ही आसपास के गांव से बिलोंग करते हैं। सभी मेंबर्स को रेगुलरली मीट करना होता है एंड 25 to 100 रुपीस तक की रेंज तक सेव करना होता है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100 रुपीस से ज्यादा भी सेव किए जा सकते हैं। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मेंबर्स ग्रुप से स्मॉल लोन ले सकते हैं, जहां उन्हें बाकी इनफॉर्मल सोर्सेज के कंपैरिजन में काफी कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर SHGs 1 या 2 साल तक रेगुलरली सेविंग करती है तो बैंक्स भी उन्हें लोन्स लेने के लिए एलिजिबल कर देती है। लोन ग्रुप के नाम पर सैंक्शन किया जाता है और ग्रुप के सभी मेंबर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोन को रीपे करने के लिए। इसलिए तो बैंक भी इन्हें लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, इवन दो उनके पास कोलेट्रल जैसा कुछ नहीं होता। ये लोन्स बेसिकली मेंबर्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कई तरह के डिसीजंस जैसे पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा सभी ग्रुप मेंबर्स साथ बैठ कर लेते हैं। SHGs रूरल मेंबर को ओनली बोरोइंग में फायदा नहीं देता, बल्कि रूरल पुअर वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाता है एंड सोशल इश्यूज जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगी कि SHG सिर्फ वुमेन का ग्रुप नहीं होता, बल्कि कई जगह पर SHG मेन ने भी फॉर्म किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।